ये वही सेम ग्रुप है जो कि एक्टिव है कश्मीर में एंड बेसिकली कोशिश की जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। पहलगाम में क्या ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि अगर सेक्युलर नेशनलिज्म आ जाए, जो ये बात कर रहे हैं, बेसिकली नेशनलाइज कर दो पूरे रिसोर्सेज को, एंड वो किसी एक आदमी, किसी एक परिवार का नहीं है वो पर्टिकुलर रिसोर्स, तो ये लोग कहां से पावर में बने रहेंगे, इनको कौन पूछेगा। कभी सोचा है ये आईएसआईएस, अलकायदा, ये सब ग्रुप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कौन सपोर्ट करता है इन सब ग्रुप्स को, कौन सी ऐसी पावर है जो इनका सपोर्ट चाहती है, इनको लेकर अपना कुछ कुछ काम करवाना चाहती है, एंड कोई क्यों भी ऐसे टाइप का काम करेगा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं। ये किसका काम करते हैं? सबसे पहले तो इंडिया से चालू करते हैं। कौन सपोर्ट करता है टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद? इनका ब्रीडिंग ग्राउंड तो पाकिस्तान में है, ये तो अग्रीड है। अबे आज के डेट में कितनी एक्टिव हैं ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमें नहीं पता, पर ये तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात है। ये आर्टिकल देखो इकोनॉमिक टाइम्स का, ये 2018 का है। ये बता रहा है जो कश्मीरी यूथ्स हैं वो मिलिटेंसी ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, और जितना भी फंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है? गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। कौन सी गल्फ कंट्रीज, ये वीडियो के आगे में ऑब्वियस ही हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर असेसमेंट है ये है फॉर्मर रॉ के चीफ का। इसमें ये भी बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो हवाला फंड्स हैं वो वैली में आते हैं फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, एंड ये कैसे आते हैं? गुड्स की ओवर इनवॉइसिंग करके। मान लो 100 रुपए की एक्चुअल चीज है तो 200 की कर देंगे, तो फिर 100 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब ये दूसरे वाले आर्टिकल को देखो, ये पब्लिश तो बिजनेस स्टैंडर्ड में है पर इसका एक्चुअल सोर्स है AINS। इसमें बताया जा रहा है कि जो वहाबिज्म है वो कश्मीर में बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड पूरा ये पैसा कहां से आता है? ऑयल मनी आता है सऊदी अरेबिया से। वहाबिज्म क्या है, AI से ही पूछ लेते हैं। वो बता रहा है कि वहाबिज्म इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव ब्रांच ऑफ सुन्नी इस्लाम। मतलब ये सुन्नीज इसको मानते हैं। इनफैक्ट ये तो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल पॉलिसी भी होती थी, आई बिलीव 2022 तक, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। साथ में जो इस्लामिक टेक्स्ट हैं उसका एकदम लिटरल मीनिंग पकड़ते हैं। अगर इसको बहुत सिंपल टर्म्स में मैं बताने की कोशिश करूं तो ये काफी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है। तो कश्मीर पे वापस आते हैं, तो ये आर्टिकल ये बता रहा है कि कश्मीर वैली में जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस चीज़ के बारे में वरिड है कि वहाबिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड खास तौर पे पिछले 30 सालों में बहुत सारी फंडिंग आई है। कहाँ से? सऊदी गवर्नमेंट से। तो अगर पैसे की बात की जाए कि कितने आए हैं तो बता रहे हैं मिलियंस, कह रहे हैं इतने ज्यादा आए हैं कि आप काउंट भी ना कर पाओ। तो ये बहुत बड़े बड़े मॉस्क बनाते हैं। साथ में ये भी लिखा गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क प्रॉब्लम नहीं है, पर असली प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल यूथ है वो प्रेफर करते हैं कि हम इस वाले मॉस्क में जाएं रादर देन दी एग्जिस्टिंग वंस, क्योंकि ये वाले जो पर्टिकुलर मॉस्क हैं ये काफी लैविशली कंस्ट्रक्टेड है एंड एकदम ग्रैंड स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड है, तो जो यूथ है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं जाने के लिए। अब आप ये देखो, ये जो ऑफिसर हैं ये कितनी वरिंग बात बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भाई वहाबिज्म के वजह से कश्मीर में जो पर्टिकुलर नैरेटिव था पहले, जो आर्म स्ट्रगल का था, वो चेंज होता गया ओवर द इयर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक कैलिफेट। अब इस्लामिक कैलिफेट का मतलब आप कैलिफेट जाके गूगल करना, ये सॉर्ट ऑफ इम्प्लाई कर रहा है कि इनको एक अलग इस्लामिक स्टेट, ऐसे टाइप का नैरेटिव पुश किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, इन पर्टिकुलर मॉस्क्स में। एंड ये मॉस्क्स की पूरी फंडिंग कहां से आ रही है? ये पूरा नैरेटिव पुश करने की फंडिंग कहां से आ रही है? सऊदी अरेबिया से। आगे जाके और देखना ये रैबिट होल कितना डीप है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखो, ये है 2001 का। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सऊदी फंडेड मदरसाज हैं पाकिस्तान में, वहां पे वहाबिज्म प्रमोट किया जाता है, जो बेसिकली ये लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं एज एन ऑस्टियर एंड रिजिड फॉर्म ऑफ इस्लाम, जिसके रूट्स आते हैं सऊदी अरेबिया से। तो सऊदीज ने दुनिया भर में इस टाइप के स्कूल्स को फाइनेंस किया है, एंड खास तौर पर पाकिस्तान में ये काफी मदरसास बनाए गए थे। कब? जब 1979 से 1989 में वॉर चल रहा था, बेसिकली अफगानिस्तान वॉर अगेंस्ट द सोवियट्स। इसमें अमेरिकन ने क्या किया था? जाके अफगानिस्तान को प्रमोट किया था, मुजाहिदीन क्रिएट किया था ताकि वो सोवियट्स के खिलाफ लड़ पाए। इनफैक्ट थ्योरी तो यहां तक जाती है कि अमेरिकन ने अट्रैक्ट किया था इनको, सॉर्ट ऑफ इनकरेज किया था सोवियट्स को कि वो जाएं अफगानिस्तान में, एंड उस पर्टिकुलर वॉर के दौरान ही ये पर्टिकुलर मदरसास काफी बनाए गए थे पाकिस्तान के अंदर। एंड पाकिस्तान पे उस टाइम पे रूलर कौन था? जियाउल हक। जियाउल हक को तो आप डिक्टेटर भी सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। उनका बिलीफ था कि इस्लामाइजेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। देखो कोई भी रूलर आता है, एंड काफी हद तक हमारे कंट्री में भी होता है, रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जाता है ना, वही सेम चीज इन्होंने की। इन्होंने सऊदी से काफी फंडिंग लेके यहाँ पे मदरसास बनवाए, एंड यही सब लोग जाके लड़ते थे अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। अब फ्रंटलाइन ने इंटरव्यू किया था वाली रेजा नासर को, जो बेसिकली एक ईरानियन अमेरिकन एकेडमिक एंड पॉलिटिशियन साइंटिस्ट है, एंड वो स्पेशलाइज करते हैं मिडिल ईस्टर्न स्टडीज में एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। बहुत ही रिवीलिंग इंटरव्यू है ये। इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़वाऊंगा। बाकी आई वुड इनकरेज कि आप जाके पूरा इंटरव्यू भी पढ़ सकते हो, ये लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो मुजाहिदीन है ये CIA ने बनाया, बेसिकली अमेरिकन ने बनाया,
उसके बाद मुजाहिदीन के ही लोगों ने तालिबान बनाई। जब यूनाइटेड स्टेट्स ही हावी होने लगा अफगानिस्तान के ऊपर, तो तालिबान ने ही यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर फेंका, जो बेसिकली जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुआ था। तो ये बता रहे हैं कि तालिबान ही अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, एंड साथ ही साथ ये वही सेम ग्रुप है जो कि एक्टिव है कश्मीर में, एंड बेसिकली कोशिश की जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो हमारा ये मानना है कि कश्मीर में कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो पाकिस्तान ने किया। बेसिकली ये बता रहे हैं कि उसमें अफगानीज का भी हाथ है। पहलगाम में क्या ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। एंड ये बता रहे हैं कि जो मेन सोर्स है इनके ग्रुप्स के फंडिंग का वो सऊदी अरेबिया से आता है, एंड अलकायदा काफी क्लोज एसोसिएट है सऊदी अरेबिया का। तो ये बता रहे हैं बेसिकली कि वहाबिज्म प्रमोट करता है सऊदी अरेबिया। कैसे करता है? मदरसास के थ्रू। तो ये मदरसाज ही रूट है ये पर्टिकुलर टेररिस्ट को पनपने के लिए, एंड इनकी पूरी फंडिंग आती है सऊदी अरेबिया से। एंड सऊदी अरेबिया एंड अलकायदा बेसिकली बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। एंड ओसामा बिन लादेन की नेशनैलिटी क्या थी? सऊदी। वो इतना तक बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा फंडर रहा है फैनेटिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कोई भी और देश नहीं है जो इतना ज्यादा पैसा खर्च करता हो इस सब आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो वो ये बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पैसा खर्च करता है बच्चों के दिमाग खराब करने के लिए, उनको इन मदरसाज में एक्सट्रीमिस्ट कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो दुनिया भर में जाके टेररिज्म फैला सके। ये बेसिकली वो कह रहे हैं। तो ये भी चीज आपको क्लैरिफाई कर दें, एडिटर ने भी बताया है कि भाई सारे मदरसा ऐसे नहीं होते, पर जितने भी सऊदी बैंक फंडेड मदरसा हैं जहां पे वहाबिज्म प्रमोट किया जाता है वो पर्टिकुलर इसी चीज के लिए प्रमोट किया जाता है। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर आपको इस टाइप के लेजिटिमाइज करना है कि भाई एक प्लेन को एक बिल्डिंग में जाके फोड़ देना है जिससे लगभग 5,000 लोगों की जान जाएगी, तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम ही लेना पड़ेगा। एंड अगेन वो फिर से बता रहे हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है वो सऊदी अरेबिया ही फंड करके लोगों को पहुंचा रहा है। वो तो इतना भी कह रहे हैं कि इस टाइप के स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर सऊदी फंडिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो। एंड उन्होंने इस टाइप के स्कूल्स बनाए हैं अक्रॉस पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। अब ये पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी अपना दिमाग इस चीज को समझने के लिए काफी लगाना पड़ा, पर काफी बढ़िया बात कही है इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली बहुत सारे लोग अलकायदा इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो सऊदीज हैं उनके दिमाग में ये है, खास तौर पे वो तो इतना भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम थिंकिंग लोग हैं इन द रीजन, उनका भी ये सोचना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन काफी हद तक इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ सऊदी अरेबिया। डोनाल्ड ट्रंप भी जब फिर से इलेक्ट हुआ एज प्रेसिडेंट, वो कौन से देश सबसे पहले गया? सऊदी अरेबिया। एंड यहाँ पे इनफैक्ट वो ये भी बता रहे हैं कि जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनको देखा जाता है एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द सऊदी रजीम। तो वो ये बता रहे हैं कि जो एवरेज मुस्लिम है ऑन द स्ट्रीट्स, वो ये नहीं सोचता कि हमको सऊदी अरेबिया को डिफेंड करना है, से इराक से डिफेंड करना है। वो ये सोचता है कि हमको सऊदी की जो फैमिली है उसको अपनी पॉपुलेशन से डिफेंड करना है। मतलब अगर आप रेजीम चेंज करवाना चाहते हो सऊदी अरेबिया में तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। एंड अब थैंक्स टू अमेरिकन्स सऊदी अरेबिया के पास है वो सारे मिलिट्री टूल्स जो उनको चाहिए टू रिमेन इन पावर। मतलब जो सऊदी रेजीम है उसको अपने लोगों के साथ कुछ नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी डेमोक्रेसी में होता हो, क्योंकि वो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, वो एक किंगडम है। अगर वो अमेरिकन को अपीज्ड रखते हैं तो वो अपने लोगों पर भी काबू रख सकते हैं क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर मिलिट्री माइट है वो करने की। एंड अगर आप सोचो ना, अगर आपको पता है कि जो आपकी सरकार तो ये है ही नहीं, किंगडम है, वो बेसिकली क्लोजली लिंक्ड है टू अमेरिकन्स। अमेरिकन्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान इनकी जो फैमिली है वो हट जाए, तो वो फुल फ्लेजेड पूरी अपनी ताकत लगाएंगे कि भाई ऐसा कुछ हो ही ना, रेजीम चेंज हो ही ना। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूएस और सऊदी के रिलेशंस हैं दे गो वे बैक, मतलब 1920 से जब से सऊदी में ऑयल मिला था तब से ये लोग हैंड इन ग्लव हैं, तब से ये लोग एलाइज हैं। इतने पुराने एलाइज आपको कहां पे मिलेंगे? आपको मिलेंगे यूएस, यूके में भी आपको ये एलाइज मिलेंगे। मतलब इन लोग की पार्टनरशिप इतनी ज्यादा पुरानी है, 100 साल से भी पुरानी। तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं कि क्यों है। एक मेजर रीजन है वो है ऑयल। इनकी पार्टनरशिप हुई तब चालू थी जब वहां पे ऑयल मिला था इनको, तो अमेरिकन कंपनीज काफी इंटरेस्टेड हो जाती है वहां के ऑयल रिजर्व्स में, एंड तब से वहां पे ये लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन चालू कर देते हैं। कौन? अमेरिकन। तो बेसिकली सबसे पहले ये कंपनी बनती है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसका बाद में नाम देते हैं शेवरॉन, जो बेसिकली आज के डेट में शेवरॉन कंपनी है वो
यहाँ से ही चालू हुई थी। इसका सिमिलर आपको अगर पैरेलल देखना है तो आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम एंड ईरान में। जो आज के डेट में ब्रिटिश पेट्रोलियम है, वो उस टाइम पे होती थी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। तो वहां पे इतने टाइम से ये लोग ड्रिल करते गए ऑयल। इन्होंने कहा अब हमारी ऑयल फील्ड्स हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, तो उन्होंने वहां पे अपने फिर बेसिस भी बना लिए एंड धीरे धीरे अपने वेपन्स भी उनको बेचने चालू कर दिए। इनकी पार्टनरशिप इतनी तगड़ी हो गई कि सऊदी अरेबिया काफी की एलाय था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वॉर्स लड़ने के लिए आपको ऑयल चाहिए होता है, वो कहां से आएगा? सऊदी अरेबिया से आएगा ऑयल। तो इनकी एक बहुत की मीटिंग जो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट माना जाता है 1945 में, वो हुई थी अबाउट द यूएसएस किन्सी। ये पर्टिकुलर शिप है अमेरिकन की। वहां पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की एंड जो सऊदी किंग थे अब्दुल अजीज इब्न सऊद, तब इनकी मीटिंग हुई। तब इन्होंने बेसिकली कंक्लूड किया कि हमारी आगे रिलेशनशिप कैसे होने वाली है। तो ये कंक्लूड हुआ कि सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को ऑयल एंड इन रिटर्न यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू द किंगडम। ये किंगडम है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करता है। और वहां पे ईरान जो बेसिकली डेमोक्रेसी बन गई थी, उनका उन्होंने कू करा दिया था। आई बिलीव ये 1953 में हुआ था। इसीलिए तो ये जो किंगडम्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, यूएई, कुवैत, इनको कोई कुछ नहीं कहता। बाकी जगह जाके इनको डेमोक्रेसी चाहिए। एंड इनफैक्ट ये सारे जो किंगडम्स हैं, ये कोई भी क्राइम्स जाके कमिट कर ले, फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यूएई स्टार्व कर रहा है, भूख से मार रहा है पॉपुलेशन को पूरे सूडान की। उस बात पे तो हमने वीडियो भी बनाया है, टाइम मिले तो जरूर चेकआउट करना प्लीज। अगर आप मिडिल ईस्ट के पूरे कंट्रीज का मैप उठा के देख लो, तो बेसिकली या तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के पपेट रिजीम बन के रहो, जैसे कि ये पर्टिकुलर किंगडम्स रहती हैं, या तो फिर आप एकदम उनके एनिमीज ही बन जाओगे, जैसे कि ईरान या येमेन हो गए फॉर एग्जांपल। एंड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे देश कितने भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर ले, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी क्राइम्स कर ले, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरेबिया का खुद भी अगर आप रिकॉर्ड देखो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, तो बहुत ही पुअर है। ये इतने सारे आर्टिकल्स है, देख लो इनको। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने तो येमेन के अगेंस्ट जाके एक वॉर भी पूरा छेड़ा था, जिसकी वजह से येमेन पूरा सिविल वॉर हुआ। सऊदी अरेबिया इनफैक्ट काफी बुरी तरह हार ही गया था वहां से, इसलिए वापस आ गया। अगर आपको और प्रूफ चाहिए कि कैसे सऊदी अरेबिया टेररिज्म को फंड करता है, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट देख लो कार्नेगी एंडाउमेंट की। ये तो एक अमेरिकन थिंक टैंक की है ना। ये बता रहा है कि सऊदीज पर इल्जाम लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप्स जैसे कि लश्कर तैयबा और हकीनी नेटवर्क, इनको फंड करता है। हमारे इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा हम किनका नाम लेते हैं? लश्कर तैयबा का लेते हैं ना। उसको फंड कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया। ये पर्टिकुलर आर्टिकल में इतने सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं, दो चार हम आपको बता देते हैं। ये बता रहा है कि 2008 में जो अमेरिका का ही डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उसने डेजिग्नेट किए थे जो एलईटी के लीडर्स हैं, लश्कर तैयबा के लीडर्स। विकीलीक्स में ये रिवील हुआ था कि उनके लीडर कौन है। जो दो आदमी है उनका सऊदी कनेक्शन है। तो ये जो सऊदी कनेक्शन है, इस आदमी का नाम है महमूद मोहम्मद अहमद बहाजिक, जो बेसिकली मेन फाइनेंसर था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लश्कर तैयबा एंड उसकी सारी एक्टिविटीज 1980s में एंड 1990s में। एंड ये लीडर था लश्कर तैयबा का सऊदी अरेबिया में। एंड ये कैसे फंडिंग रेस करता था? सऊदी एनजीओ से एंड वहां के बिजनेसमैन से। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सऊदी बेसिकली एक किंगडम है, वहां पे एनजीओ एज सच तो कुछ होता ही नहीं है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं है, जो भी होती है वो किंगडम की होती है। 2009 में भी रिवील हुआ था, जो बेसिकली लीक्स निकली थी हिलरी क्लिंटन की, जो बेसिकली थी यू कुड से फॉरेन मिनिस्टर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें यह पाया गया था कि जो सऊदी अरेबिया के डोनर्स हैं, वो सबसे ज्यादा फंडिंग कंट्रीब्यूट करते हैं सुन्नी टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए। साथ में इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि जो सऊदीज हैं वो सपोर्ट करते हैं सलाफी एंटरप्राइजेस, जो बेसिकली साउथ इंडिया में केरला में होती है काफी। एंड ये कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू अ सऊदी एम्बेसी केबल इन दिल्ली। एंड केबल जो हम बात कर रहे हैं, इसमें केबल बेसिकली एक टेक्स्ट मैसेज होता है। एंड इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसे और भी बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सऊदी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसमें जो नाम बताए गए हैं वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसमें यह भी बताया गया है कि इनका नाम पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत रिलीजियस ओवरटोन है, पर वो प्रोपेगेट करते हैं सलाफी वर्जन ऑफ इस्लाम। ये वॉक्स का आर्टिकल हम पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये बता रहा है कि 2012 में जब सीरिया के अंदर सो कॉल्ड सिविल वॉर हो रहा था, तब वहां पे जितना भी पैसा आ रहा था सीरिया में इन रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए, वो कहां से आ रहा था? वो आ रहा था कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, कतर से। एंड वो ये बता रहे हैं कि सरकारी गवर्नमेंट से, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से थोड़ी आएगा यार, थ्रू सम इंडिविजुअल्स आएगा। सरकार चाहती थी अगर इनकी कि भाई वहां पे ना प्रमोट हो इस टाइप का एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज सीरिया में, तो बेसिकली नहीं अलाउ नहीं करते इन लोग को भेजने का। बेसिकली इनका एक पर्पस था, वो ये था कि असाद रेजीम गिर जाए, जो कि गिर गई।
एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चीज को और क्लैरिफाई करेंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। एक और इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं हम आपको, ये है मार्क कर्टिस का, जिन्होंने तो एक पूरी बुक लिख डाली है कि कैसे जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, वो कलूड करता है रेडिकल इस्लाम के साथ। तो वो इसी चीज से चालू करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये बेसिकली जो पॉलिसी थी रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने की वाया सऊदी अरेबिया, इसमें किन किन का हाथ था? इसमें हाथ था ब्रिटेन ऑफ कोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। एंड ये सब तब चालू हुआ था, जैसे कि हमने आपको बताया, जब तालिबान क्रिएट की गई थी सोवियत यूनियन को हराने के लिए अफगानिस्तान में। वो तो इतना तक बताते हैं कि ब्रिटेन ने इतना ज्यादा मिलिटेंट्स के साथ डील किया हुआ है कि वो लिबिया में उनको फंड किया हुआ है, फंड के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी हुई है। कोसोवा में जो केएलए बनी थी उनको भी फंड किया गया है। एंड इसके तो लिंक्स थे ओसामा बिन लादेन के साथ भी। अगर वो बात करें 1953 के जो ईरान में इलेक्टेड लीडर थे मुजादे, उनको हटाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने शिया इस्लामिस्ट जो है उनके साथ कोलूट किया उनको हटाने के लिए। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि 2011 में सीरिया एंड लिबिया में उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया, पूरी ट्रेनिंग दी, पूरा फुल फ्लेजेड कोलैबोरेशन था बेसिकली। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट जिहादी ग्रुप्स आपको बताया जाता है ना वेस्टर्न मीडिया में, अरे ये जिहादी, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, इनके पीछे इन लोग के ही हाथ हैं, बाय इन लोग के आई मीन वेस्टर्न पावर्स के। एंड इनका बेसिकली ये बताना है कि कोलैबोरेट क्यों करते हैं, क्योंकि इनको ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स मिल जाते हैं। खुद के सोल्जर्स तो भेज नहीं सकते वहां लड़ाई करने के लिए। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये बता रहे हैं क्योंकि वो लोग शेयर करते हैं सेम हेट्रेड, बेसिकली नफरत है टुवर्ड्स पॉपुलर नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जो बेसिकली ब्रिटिश एलीट को भी नहीं अच्छी लगती। साथ ही साथ ये लोग आपस में इतने ज्यादा अलाइंड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एंड सऊदी, कि इन्होंने आपस में ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं एक दूसरे के देशों के अंदर। और अब आप ये भी सोचो, इजराइल कब बना था? 1948 में। उससे कई पहले से इनकी पार्टनरशिप चल रही है सऊदी के साथ। तो बेसिकली अब आप समझोगे कि भाई ये सब तो बता दिया, पर ये सब करते क्यों है? तो आपको इसको दो पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो वेस्टर्न पावर्स का ले लेते हैं। वो क्यों इन लोगों को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले वो इनके रिसोर्सेज को हथियाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए सेक्युलर नेशनलिज्म प्रमोट हो जाता है, जैसे कि ईरान में था 1953 में, या जैसे कि अल नासर थे इजिप्ट में, जिन्होंने सुएज कैनाल को ही नेशनलाइज कर दिया था कि भाई जो भी पैसे आएंगे सुएज कैनाल से वो लोगों के हित के लिए यूज किए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वहां के रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? उनको तो वहां पे ऐसा चाहिए इंसान जो कि रूलर हो, जो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करता हो एंड हमारे कहने पर चले। दूसरा, अगर कहीं भी उथल पुथल करना है, प्रॉक्सी वॉर्स लड़नी है, अगर फॉर एग्जांपल आप यही देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से डायरेक्ट नेशन टू नेशन कॉन्फ्लिक्ट कितना हुआ है? प्रॉक्सी वॉर्स ही लड़ी जा रही हैं। तो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने के लिए, जैसे कि सोवियत यूनियन वर्सेस तालिबान था, वो भी एक प्रॉक्सी वॉर ही था, उन सबको लड़ने के लिए उनको इस टाइप के रिलीजियस फैनेटिकल लोग चाहिए होते हैं, जिनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाए ताकि टेररिज्म फैला सके पूरे दुनिया भर में ये लोग। तीसरा, अपनी ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी देश पनप रहा है, आपको वहां पे केओस क्रिएट करना है, या आप चाहते हो कि भाई ये जो पर्टिकुलर रूलर है, या ये जो पर्टिकुलर रेजिम है, ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ये हमारी नहीं सुन रही, सत्ता पलट करवानी है, तो ठीक है, इन सब फोर्सेस को यूज कर लो। और आईएसआईएस ने यही किया है। और अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो कि सऊदी, कुवैत, कतर, इन लोगों को क्या मिलता है, या बहरीन फॉर दैट एग्जांपल, इनको क्या मिलता है? यहां पे ये जो लोग हैं, इनको सत्ता में बने रहने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर सेक्युलर नेशनलिज्म आ जाए, जो ये बात कर रहे हैं, बेसिकली नेशनलाइज कर दो पूरे रिसोर्सेज को, एंड वो किसी एक आदमी, किसी एक परिवार का नहीं है वो पर्टिकुलर रिसोर्स, तो ये लोग कहां से पावर में बने रहेंगे? इनको कौन पूछेगा? तो इनका बेसिकली कॉमन एनिमी है। कॉमन एनिमी क्या है? कि डेमोक्रेसी ना आ पाए, वहां पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो कि इन दिस केस मेजरली ऑयल है, उसको हम कंट्रोल करें, उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन के वो कहीं लोगों के कंट्रोल में ना आ जाए। ये है एग्जैक्टली इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से ये पूरे दुनिया में राज करना चाहते हैं, इसी तरीके से ये पूरा ऑयल फ्लो भी कंट्रोल करते हैं। अब आप देखो इस चीज का लाइव एग्जांपल, ये अल जुलानी, जो आज के डेट में प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बन के बैठा है, एक अनइलेक्टेड लीडर, वेल नोन जिहादी। आईसिस का पार्ट था ये, फिर अलकायदा का पार्ट, पूरी खिचड़ी अल नुसरा बना ली, फिर एचटीएस बन गया, उसका लीडर बन गया। बट बेसिकली ये आदमी वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुद इसके ऊपर सुपारी निकाली हुई थी कि कौन इसको लाके देगा, एक बाउंटी निकाली हुई थी, पर सपोर्ट खुद भी इन लोगों को करते थे। अब आज के डेट में उस आदमी को बना दिया सीरिया का प्रेसिडेंट। एंड ये इसकी अगर आप पूरी हिस्ट्री जांच लो इस इंसान की, अल जुलानी की, तो ये पैदा सऊदी अरेबिया में हुआ था। उसामा बिन लादेन कहाँ का नेशनल था? सऊदी अरेबिया का। जो हाईजैकर्स थे 9/11 में, वो कहाँ के थे? सऊदी अरेबिया के। एंड आपको वेस्टर्न मीडिया भले ही जितनी ब्रेन वॉश करते रहे, इनफैक्ट इस चीज के बारे में तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जो इंसान एकदम से एज अ हेड चॉपर था, एकदम एक्सट्रीमिस्ट जिहादी था,
वो एकदम से क्या प्योर हो जाएगा एकदम बढ़िया जस्ट बिकॉज उसको सूट बूट पहना दिया? सीरिया में आज के डेट में वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, कभी भी किसी को उठा लिया जाता है, कभी भी किसी को मार दिया जाता है, एकदम ही जंगल राज चल रहा है। और ये जो आईसिस अलकायदा है, ये सब अगर मान लो एकदम एक्सट्रीम वर्जन ऑफ मुस्लिम्स है, मीडिया क्या आपको प्रोपेगेंडा बताती है कि मुस्लिम्स किसके खिलाफ हैं? यहूदियों के खिलाफ है, जूस के खिलाफ है। आज तक इन्होंने जाके इजराइल पे कोई हमला किया है क्या? इजराइल तो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं मानता। चलो एंड में मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताना चाहूंगा जिसको हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए। नोएम चॉम्स्की, डेफिनेटली उनको जाके यूट्यूब पे देखना। अमेजिंग फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कितने सारे टाइटल्स आप उनको दे सकते हो। काफी सप्रेस्ड किया जाता है उनका कंटेंट आई बिलीव। एक मार्क कर्टिस की ये बुक है, वो तो चेकआउट ही कर सकते हो। एंड सारी लिंक्स मिल जाएंगी जैसे हम हमेशा देते हैं। तो एंड में तो ये कहना चाहूंगा, जो हमने रिसोर्सेज दिए हैं इनको जरूर चेकआउट करना। जो आपको वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा बताती है उसको एकदम से एट फेस मत मान लिया करो, बिल्कुल भी नहीं प्लीज। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, हर चीज को क्वेश्चन करना सीखो। एंड अगर किसी चीज के एकदम कोर तक पहुंचना है तो एटलीस्ट जो फिलॉसफी मैं अपनाता हूं वो ये है कि भाई पैसा कहाँ है, फॉलो द मनी।